वेलकम टू माय चैनल रिसर्च फैक्ट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको एक मशहूर वैज्ञानिक के बारे में बताएंगे जिनका योगदान विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी अहम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग की। दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। हमेशा व्हीलचेयर पर रहने वाले हॉकिंग आम इंसानों से अलग दिखते थे। कंप्यूटर और कई तरह के उन्नत उपकरणों के जरिए संवाद करते रहे स्टीफन हॉकिंग ने भौतिक विज्ञान की दुनिया में अहम योगदान दिया है। स्टीफन हमारे दौर के सबसे चर्चित वैज्ञानिकों में से एक थे। यह अलग बात है कि कई ओपिनियन पोल्स में वह 20वीं सदी के शीर्ष भौतिक वैज्ञानिकों में शामिल नहीं रहे। हालांकि भौतिक विज्ञान के कई अलग अलग लेकिन समान रूप से मूलभूत क्षेत्रों जैसे गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांड विज्ञान, क्वांटम थ्योरी, सूचना सिद्धांत को एक साथ ले आए थे। हॉकिंग्स का सबसे उल्लेखनीय काम ब्लैक होल के क्षेत्र में है। जब 1959 में हॉकिंग ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्नातक की पढ़ाई शुरू की थी, उस दौर में वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के सिद्धांत को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। न्यू जर्सी स्थित प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जॉन व्हीलर ने इस पर बेहद बारीकी से काम करते हुए कथित रूप से ब्लैक होल के नाम तक रख दिए थे। ब्रिटेन को रोजर पेनरोज और सोवियत यूनियन के याकोव ने भी इसी विषय पर काम किया। भौतिक विज्ञान में अपनी डिग्री हासिल करने के बाद हॉकिंग्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज कॉस्मोलॉजिस्ट डेनिस स्काइमा के निर्देशन में पीएचडी शुरू की। सामान्य सापेक्षता और ब्लैक होल में फिर से पैदा हुई वैज्ञानिकों की दिलचस्पी ने उनका भी ध्यान खींचा। यही वो समय था जब असाधारण मानसिक क्षमता सामने आने लगी और इसी दौर में उन्हें मोटर न्यूरॉन जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बारे में पता चला। इस बीमारी की वजह से उनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। आइए अब जानते हैं कि आखिर स्टीफन हॉकिंग की बीमारी थी क्या। स्काइमा के दिशा निर्देशन में ही हॉकिंग ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में सोचना शुरू किया था। आज उनके ब्रह्मांड के सिद्धांत को वैज्ञानिकों ने बहुत हद तक स्वीकार किया है। हॉकिंग्स को एहसास हुआ कि बिग बैंग दरअसल ब्लैकआउट का उल्टा पतन ही है। हॉकिंग ने पेनरोज के साथ मिलकर इस विचार को और विकसित किया और दोनों ने 1970 में एक शोध पत्र प्रकाशित किया और दर्शाया कि सामान्य सापेक्षता का अर्थ है कि ब्रह्मांड ब्लैक होल के केंद्र से ही शुरू हुआ होगा। इसी दौरान हॉकिंग्स की बीमारी बेहद बढ़ गई थी और वो वैसाखी के सहारे चल भी नहीं पा रहे थे। 1970 के दशक से ही जब वह बिस्तर से बंध गए तो उन्हें अचानक ब्लैक होल के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद ब्लैक होल के बारे में कई तरह की खोजें हुई। हॉकिंग ने बताया था कि ब्लैक होल का आकार सिर्फ बढ़ता रहता है और यह कभी घट नहीं सकता। ये बात सामान्य प्रकट होती है क्योंकि ब्लैक होल के पास जाने वाली कोई भी चीज़ उससे बच नहीं सकती और उसमें समा जाती है। इससे ब्लैक होल का भार बढ़ेगा। ब्लैक होल से कोई चीज़ बाहर नहीं आ सकती। ब्लैक होल का भार ही उसका आकार निर्धारित करता है, जिसे उसके केंद्र की त्रिज्या से नापा जा सकता है। यह केंद्र ही वह बिंदु होता है जिससे कुछ भी नहीं बच सकता। इसकी सीमा किसी फूलते हुए गुब्बारे की तरह बढ़ती रहती है। लेकिन हॉकिंग ने इससे आगे बढ़कर बताया था कि ब्लैक होल के छोटे ब्लैक होल में विभाजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा था कि दो ब्लैक होल के टकराने पर ऐसा नहीं होगा। हॉकिंग ने मिनी ब्लैक होल के सिद्धांत को भी दिया था। क्वांटम थ्योरी और जनरल रिलेटिविटी का मिलन हॉकिंग ने भौतिक विज्ञान उन दो क्षेत्रों में एक साथ लेकर आए जिन्हें अभी तक कोई भी वैज्ञानिक एक साथ नहीं ला पाया था। यही है क्वांटम थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। क्वांटम थ्योरी के जरिए बेहद सूक्ष्म चीज़ों जैसे कि परमाणु का विवरण किया जाता है, जबकि सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के जरिए ब्रह्मांड पैमाने पर तारों और आकाशगंगाओं जैसे पदार्थों का विवरण दिया जाता है। मूल रूप से ये सिद्धांत एक दूसरे से असंगत लगते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत मानता है कि अंतरिक्ष किसी कागज के पन्ने की तरह चिकना और निरंतर है, लेकिन क्वांटम थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड की हर चीज़ सबसे छोटे पैमाने पर दानेदार है और औसतन ढेरों से बनी है। दुनिया भर के भौतिक वैज्ञानिकों ने इस दर्शन के दो सिद्धांतों को एक करने में जुटे थे, लेकिन द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग या हर चीज़ के सिद्धांत तक पहुंचा जा सके, इस तरह का सिद्धांत आधुनिक भौतिक विज्ञान के लिए किसी पवित्र बंधन की तरह होता है। अपने करियर के शुरुआती दौर में स्टीफन हॉकिंग्स ने इस थ्योरी को दिलचस्पी से लिया, लेकिन ब्लैक होल तक उसका सटीक विश्लेषण नहीं पहुंचा सके। हालांकि ब्लैक होल के क्वांटम एनालिसिस में उन्होंने पहले से मौजूद इन सिद्धांतों में पैबंद करने का काम किया। क्वांटम थ्योरी के मुताबिक
कथित तौर पर रिक्त स्थान वास्तव में शून्य से दूर, क्योंकि अंतरिक्ष सभी पैमानों पर सुचारू रूप से बिल्कुल रिक्त नहीं हो सकता। इसके बजाय यहाँ गतिविधियाँ हो रही हैं और ये जीवित हैं। अंतरिक्ष में कण लगातार उत्पन्न हो रहे हैं और एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इनमें एक कण एक प्रतिकण है। इनमें से एक कण पर पॉजिटिव ऊर्जा है और दूसरे पर नेगेटिव। ऐसे में कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो रही है, क्योंकि दोनों कण एक दूसरे को इतनी जल्दी ख़त्म कर देते हैं कि इन्हें डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। नतीजतन इन्हें वर्चुअल पार्टिकल्स कहा जाता है। लेकिन हॉकिंग ने सुझाया कि ये वर्चुअल कण वास्तविक हो सकते हैं यदि इनका निर्माण ठीक ब्लैक होल के पास है। हॉकिंग ने संभावना जताई कि इन दो कणों में से एक ब्लैक होल के भीतर चला जाएगा और दूसरा अकेला रह जाएगा। ये अकेला रह गया कण अंतरिक्ष में बाहर निकलेगा। यदि ब्लैक होल में नेगेटिव ऊर्जा वाला कण समाया है तो ब्लैक होल की कुल ऊर्जा कम हो जाएगी और उसका भार भी कम हो जाएगा और दूसरा कण पॉजिटिव ऊर्जा लेकर अंतरिक्ष में चला जाएगा। इसका नतीजा यह होगा कि ब्लैक होल से ऊर्जा निकलेगी। इसी ऊर्जा को अब हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। हालांकि ये रेडिएशन लगातार कम होती रहती है। अपने सिद्धांत से हॉकिंग ने अपने आप को ही गलत साबित कर दिया था, यानी ब्लैक होल का आकार कम हो सकता है। इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि धीरे धीरे ब्लैक होल लुप्त हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो ब्लैक होल होगा ही नहीं। यह संकुचन आवश्यक रूप से क्रमिक और शांत नहीं होगा। हॉकिंग ने अपनी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में सुझाया था कि ब्रह्मांड का निर्माण स्पष्ट रूप से पारिभाषिक सिद्धांतों के आधार पर हुआ है। उन्होंने कहा था कि ये सिद्धांत हमें इस सवाल का जवाब देने के लिए काफ़ी हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ये कहा जा रहा है कि क्या इसका अंत होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा। अगर हम इन सवालों का जवाब मिल गया तो हम ईश्वर के दिमाग को समझ पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।